बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कल का दिन हालिया सियासी मंजरनामे में बहुत अहमियत का हामिल है। कल सेनेट चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वोटिंग का दिन है। अभी तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अददी बढ़ती के दावे कर रहे हैं, लेकिन पलड़ा फिलहाल अपोजिशन का ही भारी लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो सेनेट में कायदे अरवान जनाब शिबली फराज को मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करके तहरीक को वापस लेने की दरख्वास्त ना करनी पड़ती। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनके अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने अरकान को मशवरा भी दिया कि हुकूमत से पैसे जरूर ले लें, लेकिन वोट उन्हीं के नामजद करदा नुमाइंदे को दें। साफ नजर आ रहा है कि हमारा नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट हासिल विजेंद्रो साहब ही होगा। हुकूमत के अमीर तरीन लोग हमारे कैंडिडेट से खुफिया राब्ते में पैसा ऑफर किया जा रहा है। हमारे उम्मीदवारों ने इनकार किया है, पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगा कि इनका पैसा आप ले लो, वोट हमें दे दो। इनका पैसा ज़ाया होने वाला है, जीत हमारा होगा। हम 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे, हुकूमत का नंबर्स पूरे नहीं होंगे, हुकूमत के कुछ लोग हमसे राब्ते में हैं और हमें वोट देंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन के नामजद करदा उम्मीदवार मीर हासिल बजिंजो साहब ने इस बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। इसका कोई सबूत है आप लोगों के पास कि हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? इनफैक्ट मुझे ऐसी अभी तक कोई इल्म मेरा नहीं, अभी तक किसी पैसे की बात कम से कम मेरे हद तक कोई जो दोस्तों से मेरी बात हुई कोई ये नहीं कह रहा कि हमें पैसों की फरोख्त। बहरहाल कल का दिन जहां एक तरफ अपोजिशन के इत्तेहाद का इम्तहान होगा, वहीं ये भी देखना है कि क्या सादिक संजरानी साहब की हार की सूरत में हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचेगा। अपोजिशन अभी तो बाएतमाद नजर आ रही है, लेकिन क्या कल हुकूमत की जानिब से सेनेट में अपोजिशन के लिए सरप्राइज का दिन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज अंदर ही अंदर चल चुका हो? अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स पार्टी के लिए सेनेट में डिप्टी चेयरमैन जनाब सलीम मांडवीवाला का मुस्तकबिल क्या होगा? कहीं अपोजिशन को यह सौदा महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? इस हवाले से भी बात करेंगे कि अगर सेनेट चेयरमैन तब्दील हो या ना हो, आवाम को इससे क्या फर्क पड़ेगा? रोटी तो अब तक सस्ती नहीं हो रही, और ऊपर से जनाब असद उमर ने अगले 2 माह में मजीद महंगाई की नवीद सुना दी है। मेरी भी अभी असेसमेंट यही है कि ये अगले जो 2-4 माह होंगे, इसके अंदर इन्फ्लेशन पीक करेगी और उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो जब नीचे आना शुरू होगा तो जाहिर है फिर सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी में भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने शुरू होंगे। बात ये जी, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, लेकिन कल भी यही सवाल था, आज भी हम यही बात पूछते हैं, यार कॉमन आदमी की ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा? संजरानी साहब चले जाएंगे तो उससे क्या होगा? बजिंजो साहब आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? अवाम के मसाइल क्या हैं? अवाम के मसाइल वो हैं जिसकी एक ख़बर दी जनाब असद उमर साहब ने। उन्होंने कहा अगले 2-3 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन पीक करेगा और फिर नीचे आएगा। ये भी इतलात हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का उसूली फ़ैसला कर लिया गया है। ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आम आवाम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। सेनेट चेयरमैन कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या ये एक इशू है हमारे मुल्क के लिए? मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं। गिल साहब बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं। और जनाब अता तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गिल साहब कल क्या होगा? फारूक हो रही है संजरानी साहब? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले देखिए, बात यह है कि जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो पार्टी कल जीत जाएगी। अगर संजरानी साहब को लोगों ने वोट दिया तो वो रह जाएंगे। नेचुरल क्या होगा? अगर वोट नहीं दिया तो नहीं जीतेंगे। इसमें नेचुरल अननेचुरली मेरे ख्याल इसमें जो मेंबरान हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो किस तरफ वोट करते हैं। अगर तो उनको ज़बरदस्ती कोई वोट करवाया जा रहा है, अगर उन मेंबरान को किसी तरीके से भी हुकूमत ने इम्प्लीकेट किया है, किसी को डराया धमकाया, तो फिर तो अननेचुरल है। अगर कोई मेंबरान अपनी मर्जी से वोट देते हैं सादिक संजरानी को, ये उनका डेमोक्रेटिक हक है। कोई भी पार्टी का सेनेटर आज़ाद है जिस मर्जी को वोट देते?
मुझे कानूनी तो तौर पर। मैं बताता हूँ, इसलिए कि कानूनी तौर पर आपने जो वोट जहां पे देना है वो तो आपको शो Secret ऑफ ballot है करना, ना? वो सीक्रेट बैलेटिंग है, इसलिए तो आपको आज़ादी दी हुई है। और इसीलिए डिफरेंट नंबर्स भी कई दफ़ा निकलते हैं, हमारी पार्टी के भी डिफरेंट नंबर्स निकलते हैं। अभी पिछली दफ़ा जब एक इलेक्शन सेनेट का हुआ था जिसमें कोई एक आध हमारी पार्टी का डिफरेंट नंबर मिला था तो बगलें बजा रही थी अपोजिशन के, देखिए इनके एक मेंबर ने भी हमें वोट दे दिया। तो ये मेंबरान की मर्जी है, लेकिन मेरे नज़दीक ये आज की बड़ी खबर नहीं है। आम लोगों को लगता होगा ये बड़ी खबर है, जिसको वोट मिलेंगे वो सेनेट का चेयरमैन बन जाएगा। बट आपकी मेरे नजदीक बड़ी खबर likelihood क्या है? मेरी नजदीक बड़ी खबर क्या है? मेरे नजदीक बड़ी खबर ये है कि अपनी बहुत ही खूबसूरत सफेद मूंछों के साथ यहां जावेद लतीफ साहब दफा किया करते थे नून लीग का। आज पंजाब की एंटी करप्शन ने उनकी चोरी पकड़ी है। बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ था जावेद लतीफ पेपर एंड बोर्ड मिल, और वो 30 कनाल जगह थी जो 12.5 करोड़ से ज्यादा थी। आदि के ऊपर हमारे लिए भी बड़ी खबर थी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आदि के मैं उसका जवाब देता हूं। आदि के करीब उसके ऊपर धान की फसल लगी हुई थी और आदि पे मिल बनी थी और मिल के ऊपर लिखा हुआ था माशाल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद। तो ये अल्लाह का नाम लिख के नीचे चोरी की जमीन घेरते हैं। चलिए, तो ये तो उस इनको पे आ जाएंगे, मैं जरा सेनेट चेयरमैन पे रहूंगा, ये उस पे बात कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या मैं बता दूं क्विकली, फिर आप सवाल करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये कि आज मरियम साहबा गई नैब में उनसे पूछा गया पहले कि आपके अकाउंट में $4,80,000 की टीटी आई है, कहां से आई और कैसे आए वो पैसे। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। बाजी ने कहा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कहा आपके 1 करोड़ से जायद के शेयर्स हैं चौधरी शुगर मिल्स में। तो बाजी ने कहा मुझे कॉफी पीनी है। ये मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है। तो आप बाजी को कॉफी पिलाई गई, लेकिन बाजी ने जवाब फिर नहीं दिया। तो ये हैं 2 बड़ी खबरें जिससे कौम का नुकसान होना है। सेनेट का चेयरमैन जो भी हो, सेनेट ने लेजिस्लेशन करनी है। असल आपका तो एग्जीक्यूटिव आपका कंट्री रन कर रहा है, लेजिस्लेशन होनी है। वो जो भी हुआ लेजिस्लेशन होगी। असल अवाम का मुद्दा ये है, इफ इट्स सो अनइम्पोर्टेंट, असल अवाम का मुद्दा ये है, असल नहीं, देखिए अनइम्पोर्टेंट नहीं मैं कह रहा हूं उससे, खुदा न खास्ता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो एक प्रोसेस है जो मेरे और आपकी प्रोडिक्शन से उसने चेंज नहीं होना। ना मैं उस पर असरअंदाज हो सकता हूं, ना आप हो सकते हैं अपने बात करके उसने चलना है। असल मुद्दा मेरे लिए ये है कि आज इमरान खान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और हर लिहाज से शख्सी तौर पर एक भारी और महंगा आदमी है। मैं प्राइस में बात नहीं कर रहा, वेटेज में बात कर रहा हूं, हर लिहाज से। और वो आपने देख लिया, मैं इंसानी तौर पर नहीं कह रहा, सियासी तौर पर महंगा आदमी है। वो तो $50,000 में अपना दौरा करके आता है और दौरे में जो इज्जत मिलती है वो। आसिफ जरदारी साहब दौरा करते हैं तो $7,52,000 खर्च करते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब दौरा करते हैं $4,80,000। मेरे लिए बड़ी खबरें सेनेट में। आपको मुझे लगता है कि सेनेट में मेंबरान अपनी मर्जी का फैसला करेंगे कल, जो भी फैसला हो मैं तो कबूल वैसे एक बड़ी खूबसूरत बात है गिल साहब की, जब उनको पता हो ना कि उसका नेचुरल आउटकम क्या हो रहा है, वो बड़ा अच्छा उन्होंने आप पे मुद्दा डाला है और पीएमएलएन पे। उन्होंने कहा जो भी होगा मैं कबूल करूंगा। देखिए कल सेनेट के इलेक्शन में मेंबरान जो भी वोट अच्छा, मेरे ख्याल से आज गिल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कल का पहले ही, और यही मेरे ख्याल से अक्लमंदी है। और ये बात जो ये समझ चुके हैं, ये अगर संजरानी साहब को समझा देते, अगर ये एग्जेक्टिव ओहदे नहीं हैं लेकिन मोतबर होते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में, और अगर उन्हें ऐवान की अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं थी तो उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए था, इससे उनकी इज़्ज़त में इजाफा होता। देखिए संजरानी साहब उम्मीदवार थे मुत्तहदा अपोजिशन के, जिस वक्त अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब की और एतजाज़ हसन साहब की क़यादत में काम कर रही थी नेशनल असम्बली में और सेनेट में, और उस वक्त पीटीआई हमारे साथ थी एज जूनियर पार्टनर। तो हम लोगों ने एक फ़ैसला किया था कि हम लोग अपनी, क्योंकि अपोजिशन की अक्सरियत थी, इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, हम चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब को बना सकते थे, जो कि मियाँ साहब ने उस वक्त ऑफर भी किया था। कौम के वसीतर मफाद में नहीं। देखें इलेक्शन करीब थे, हम अपोजिशन में थे और हम गवर्नमेंट के खिलाफ थे। अगर उस वक्त हम ये ऐसा कर लेते तो फिर वो बात आनी थी जो डील की बातें, और आपको पता है खान साहब हर चीज को संजरानी साहब ने क्या किया है, उनको क्यों हटा रहे हैं? संजरानी साहब ने कुछ भी नहीं किया इसलिए हटा रहे हैं। संजरानी साहब ने और वो क्या करते सेनेट से? नहीं देखिए, पहली बात ये है कि संजरानी साहब थे अपोजिशन के उम्मीदवार, और संजरानी साहब को हमने सपोर्ट किया था, हम बड़ी पार्टी थे, लेकिन संजरानी साहब ने एक पार्टी कोई बाप बना ली और वो दूसरी तरफ चल नहीं। जब वो चेयरमैन सेनेट बने तो बाप के उम्मीदवार नहीं, क्या आप ये कहते हैं? उस वक्त तो नहीं था। हाँ, नहीं, उस वक्त तो आज़ाद लोग, मैं बताता हूँ ना, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त हमने की, कुछ लोग नाराज थे पीएमएलएन से बलूचिस्तान असेंबली के अंदर, हमने उन्हें आसिफ जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने, हम लोग उनके साथ
खड़े हुए, हमने उनकी अखलाकी हिमायत की और वो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग थे। कहते हैं कि वसी तर मफाद में वसी तर मफाद की मैं बात नहीं कर रहा, सियासी बलूचिस्तान असेंबली के अंदर जो हुआ वहाँ की हुकूमत गिरी। सियासी मुफादात होते हैं ना, आपने किसी मजबूत हुकूमत को, जो हुकूमत उस वक्त देखें, उस वक्त PMLN भी कहा करती थी कि हम 2018 में भी आएंगे, 23 में भी आएंगे, 28, जहाँ गिनती खत्म नहीं होती थी इनकी हुकूमत खत्म नहीं होती थी। हम अपोजिशन थे, हमने मैं एक बात कर रहा हूँ ना, वो अपोजिशन में थे। हमने, जब आप अपोजिशन में होते हैं, आपने गवर्नमेंट को वीक करना होता है, उस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को वीक करना होता है। ये तो नहीं है कि आप सियासी जमात को। मियां साहब थोड़ा सा कानूनी तौर पे बताइए, कभी गिल साहब फरमा रहे थे कि देखिए सेनेटर्स का अपना ज़मीर है, वो ज़मीर जाके सीक्रेट बैलेट है वो दे सकते हैं। इज इट दैट सिंपल कि वो सीक्रेट बैलेट के अंदर जाके अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे, कोई कानूनी कदगन नहीं है जिस मर्जी को वोट? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीक्रेट बैलेट है, इसमें पता नहीं चलता कि किसने किसे वोट किया, लेकिन इसी तरह बाद में पता चल जाता है। पता चल ही जाता है। और आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान साहब ने KPK में जब सेनेटर्स का इंतखाब हुआ था और इनके सूबाई लोगों ने कुछ ने फैसला ऐसा किया था, तो इमरान खान साहब ने, जो हमेशा से एक अखलाकी लेक्चर देने के बड़े आदी हैं लोगों को, तो उन्होंने कोई 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये लोग ज़मीर फरोश हैं, अपनी पार्टी को छोड़ा। मैंने इन्हें पार्टी से निकाल समझता हूँ कि कल इम्तिहान सिर्फ अपोजिशन के सेनेटर्स का नहीं है। इमरान खान साहब का, जिसका अभी गिल साहब बता रहे थे कि उनका बड़ा वेट है सियासी तौर पे, तो जो अखलाकी तौर पे सारा दिन ये बातें करते हैं और कहाँ मिलाते हैं अपने आप को। हम तो गुनाहगार लोग हैं, हम तो नहीं कहते कि हम रियासत मदीना के कोई बने हुए हैं, लेकिन ये जो लोग मिलाते हैं, अगर कल ज़मीर फरोशी करेंगे तो फिर ये खुद उसके जवाब दे होंगे। तो मैं समझता हूँ आप उसे अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है ज़मीर की आवाज़ सुनकर, तो आपके नज़दीक वो ज़मीर फरोशी होगी। वो क्या होती है आप मुझे बता दें, किसी हल्के लफ्जों में, मोतबर लफ्जों में, हल्के लफ्जों में, मोतबर लफ्जों में क्या कहते हैं। और एक आखिरी बात, कानूनी तौर पे कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ इन बड़े मामलात के ऊपर वोट नहीं कर सकता है। वो चेयरमैन सेनेट हो, वो कायदे ऐवान का इंतखाब नीचे हो, कुछ बजट का मामला हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़मीर ना जगवाएं, अपने लोगों के ज़मीर जगवाएं। मैं तो इनके साथ ये कहूंगा कि अगर कोई नहीं करना चाहता तो ना करे, हम तो किसी को नहीं कह रहे जबरदस्ती के करे, ये तो किसी ने अपनी मर्जी से ये तो अंगूर खट्टे कोई ना करना। और दूसरी बात जो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही इन्होंने, वैसे वो जमालदीन साहब का, वो वजीर साहब कह रहे थे वो आपके तादिए वोट इनको देंगे। सुनिएगा, एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने, उनकी मर्जी है, बिल्कुल करें, हमारा देखें, हमारा हक है उनसे वोट मांगना, इनका हक है मांगना, जिसका दिल करेगा वो वोट देगा, ये इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार थे इनके एक मुश्तरका उम्मीदवार सदर मुशर्रफ भी थे पीपल्स पार्टी के, उनको भी लाए थे, बिल्कुल रहे थे, तो सदर रहे। ऐसे मसले तो ना करें। आप मैंने सुना कि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, पीपल्स पार्टी हमारे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में रहे ना वो सदर वर्दी के साथ, हमारे कभी भी कैंडिडेट नहीं रहे। और बात ही, मैं जरा गिल साहब तारिक साहब के पास जाता हूं। तारिक साहब, गवर्नमेंट के लिए अब गिल साहब के मुताबिक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वोट मिले, बिल्कुल मिला, तो इस्लामाबाद के अंदर कम से कम हमें हालात ये नहीं नजर आते। शिबली फराज साहब ने जितनी कोशिशें की है वो तो। बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं अभी सेनेटर्स के, जो हमारे जॉइंट ऑपोजिशन के सेनेटर्स के डिनर से ही आ रहा हूँ जी। अच्छा जी। और इस वक्त पिछले 2 दिनों से ऑपोजिशन की कैंपेन में बहुत तेज़ी आई है और हम इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट लॉजेस में डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी जारी है दोनों तरफ से। अच्छा। मगर मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ, जो मैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि संजरानी साहब का जो इलेक्शन कैंप या एक इलेक्शन ऑफिस उन्होंने कायम किया था वो ठंडा पड़ चुका हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल वीरानी है। मैं आज खुद देखने गया था, मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे इस वक्त बिल्कुल खामोशी है और ऑपोजिशन की कैंपेन के अंदर भी तेज़ी आई है। और इस वक्त जो हमारी हाज़िरी थी डिनर के ऊपर बड़ी मिसाली थी और एक यूनिटी का और एक फेस्टिविटी का माहौल था। एंड इस्लामाबाद के अंदर रूमर्स भी ये हैं कि संजरानी साहब इस वक्त बहुत डिजेक्टेड हैं और वो डिजेक्टेड हो के जो है वो इस वक्त कैंपेन अपनी तकरीबन छोड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा। तो एक तो बात ये है कि इस वक्त ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग जा रही है जी, मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन से आगाह कर रहा हूँ। दूसरी बात, गिल साहब ने यहाँ पे एंटी करप्शन और नैब की बात की, तो चलें, एंटी करप्शन तो इनका एक मतहत महकमा है हुकूमत पंजाब का,
इनको नैब की अंदर की तफ्तीश की खबरें कौन देता है, इनको कौन बताता है कि 92 क्या न्यूज़ सवालों पे चल जवाब रहा है। वहां वो पे कहते हैं होते हैं खबरों में आया है 92 और न्यूज़ पे। उनका 92 उनका न्यूज़ क्या पे। जवाब दिया जाता है। 92 और न्यूज़ दूसरी बात ये है कि ये पॉलिटिकल, देखिए मैं आपकी बारी में नहीं बोला, आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगा, ये तरीकेकार ठीक नहीं है आपका। हाँ, जी जी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब को, उसके मैं डीजी का भी नाम ले लेता हूं, इजाज हुसैन शाह साहब इनके पॉलिटिकल स्टूज हैं। इस वक्त पीएमएलएन के एमएनएज एमपीएस के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब वाले केस के बाद फैसलाबाद के अंदर जो भी उनके साथ एसोसिएटेड था या उनके पॉलिटिकल ग्रुप के साथ एसोसिएट, उन सब को राउंड अप किया गया एंटी करप्शन की तरफ से। और इस वक्त जो एक एहसन जमील गुज्जर नामी किरदार आपको याद होगा पंजाब के अंदर, जी वो मामला भी ठंडा नहीं हुआ। डीपीओ पंजाब जो थे के उस वक्त अंदर, पाकपतन वाला पंजाब के सिलसिला अंदर था, वो उस वक्त से इस काफी वक्त पंजाब शोहरत के पाई अंदर उन्होंने। बाकायदा पोस्टिंग ट्रांसफर्स का रेट निकला हुआ है। लाहौर में करप्शन हो रही है, हर शहर में जो है वो बाकायदा पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं और हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं, वक्त आने पे मैं सामने लेके आऊँगा आपके। मगर असल बात ये नहीं है, अभी जहांगीर तरीन साहब ने जिस तरह पंजाब में वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इन्होंने जिस तरह पैसे की रेल पेल की अपने जहाज़ में, जिस तरह ये एमपीएस को लाद कर लेके गए बनी गाला, तो वो मनाजिर पूरी अवाम ने देखे। ये जमात जो है ये बेसिकली इसका एक ही वतीरा है, कॉलो फेल का तजाद। जो बात करते हैं उस पर या यू टर्न लेते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं। तो इस वक्त इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने की पूरी कोशिश की है। मेरी भी आज तकरीबन बहुत सारे सेनेटर से मुलाकात हुई, ये राब्ते जरूर कर रहे हैं, मगर हमारे लोग डटे हुए हैं, ज़मीर की आवाज़ पे वो वोट देंगे। सर कोई सरप्राइज तो नहीं होगा, क्योंकि शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि शायद 5-10, बल्कि वो तो ये कहते हैं शायद 30 के 30 लोग दे देंगे हमें वोट, ऑपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं। शिबली फराज साहब, अगर शिबली फराज साहब इतने कॉन्फिडेंट होते तो वो मनाजिर हम ना देखते कि इमरान खान साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान को वाशिंगटन में खड़े होकर बुरा भला कह रहे हैं, और इधर उनका जो सेनेट का पार्लिमानी लीडर है वो उनकी बाकायदा उनकी दहलीज पे जाके मिन्नत कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको बात की ना मुनीब साहब कि ये कॉलो फेल का एक मजमुआ है ये पार्टी, तो आपको वही नजर आ रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं आपको करूँ, जो अवाम के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं, रोज एक ये नया शोछा छोड़ देते हैं जिसकी वजह से असल इशू से अटेंशन डाइवर्ट होती है। इनकी पॉलिसी क्या थी, इन्होंने शुरू की अपनी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने विजन क्या दिया कि जी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, और वो विजन कहाँ खत्म हुआ, वो खत्म हुआ मुर्गी अंडा बच्चा और कट्टा के ऊपर। आपने अगर 1 साल आपकी हुकूमत को हो गया, आपने हमें चले वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का तो कोई अपडेट नहीं दी। आप बाकायदा कौम से खिताब करते कि जी हमारी हुकूमत को 1 साल हो गया है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, हमने ये अचीव किया है। चोर चोर के नारे लगाने से अवाम का पेट नहीं भरेगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बड़े मखदूश हालात हैं, आप कम से कम चलें, आपने बाकी कुछ नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान ने बात की थी अंडा मुर्गी कट्टे बच्चे की, उस पर हमें स्टेटस दे दे कि कितने उस पर आपने फंड जनरेट किए हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और हमारा थोड़ा सा तर्जमान है। आखिरी बात मैं जरा इसको कॉन्टेक्स्ट में रखना चाह रहा था, क्योंकि गिल साहब ने शुरू किया और खबरों के हवाले से आपने भी पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवाल उठा दिए। बिल्कुल ठीक है, यू हैव ऑल द राइट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट में रखना चाह रहा था लोगों के लिए। अब गिल साहब तो बादशाह आदमी कहते हैं खबर ही कोई नहीं है, खबर है हर वक्त, सबसे बड़ी खबर आजकल यही है, बल्कि इस वक्त यही है कि कल चेयरमैन सेनेट कौन किसके इंतखाब होने जा रहे हैं और तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं। बट सवाल सिर्फ ये है मेरा आपसे इस हवाले से कि एक जो एतराज़ है वो पीटीआई करे। आज मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, जाम कमाल साहब भी कह रहे थे कि अपोजिशन के पास कोई चार्जशीट नहीं है संजरानी साहब के खिलाफ। आप लोगों का पता नहीं क्या इसके पीछे मंतक है कि आप संजरानी साहब को हटाना चाह रहे हैं, बलोचिस्तान से हैं, वो एक शरीफ इंसान है, अगर उन्होंने चेयरमैन सेनेट वो बन गए थे तो क्या तकलीफ हो गई कि वो नहीं कंटिन्यू कर सकते? आपने बहुत ही अच्छा मुनीब साहब सवाल किया, और हमारी पार्टी का इस पर बड़ा क्लियर मौकफ है। संजरानी साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। हमारे कैंडिडेट हासिल बजिंजो साहब जिनको जॉइंट अपोजिशन ने नॉमिनेट किया है, 40 साल की मुनीब साहब उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। उनके वालिद बलोच नेशनलिस्ट थे, वो खुद बलोच नेशनलिस्ट हैं, और हमारा इस पे पहले दिन से मौकफ ये था। और आपको याद होगा कि संजरानी साहब जो हैं वो हमारे उम्मीदवार राजा जफरुल हक साहब को हरा के आए थे। हालांकि हमारी उस वक्त जो है वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन सेनेट। तो हमारा इस पे बहुत एतराज़ है कि आपने एक पैराशूटर को
जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसकी पार्लिमानी ये सियासत का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वैसे नहीं तारण है। साहब आप ये एक पैराशूटर को ले आए जी। सुना आप रहे हैं मियां आमिर हसन साहब को, अगर तुसी पैराशूटर मतलब नहीं है, देखिए, तो देर आए हमारा दुरुस्त आए इंतखाब साहब, नहीं था। देर आए मैं दुरुस्त आए। अता साहब अगर कहेंगे, देखें असल में अता भाई ये हमारा इंतखाब नहीं था, हमारा इंतखाब हमारा हक भी था, हम बड़ी पार्टी थे, चेयरमैन सेनेट हमारा आना था, लेकिन नहीं उस वक्त हम लोग अपोजिशन में मुत्तहद थे और पीटीआई ने एक अपनी की, वो जो समझते हैं शरारत इनमें है वो की, लेकिन क्योंकि इतने आप गलेबल है कि उसका क्या लग गया पीटीआई मौकफ बड़ा था कि सेनेट का चेयरमैन आ रहा है जी बलोचिस्तान से, ये एक ऐसा मौकफ था क्योंकि हम हमेशा से आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान से लेके और बलोचिस्तान के हकूक़ तक तो हम खड़े हो गए और हमारे पास वो एक ऐसा ऑप्शन था जिसपे हम खड़े ऑन अ लाइटर नोट। बात ये है को मेरे जैसा सादा आदमी हो रहा है, जैसे पता ना मैं को हाँ जी चले ठीक है। अब संजरानी साहब और उधर जरदारी साहब को किसी ने कहा बलोचिस्तान से बंदा ने कहा ले आ दो जो मर्जी आ रहे था भी हमारा ना, ये कभी संजरानी साहब हमारे रहे हैं ना, ये गिलानी साहब के एडवाइजर हुआ करते के ऊपर भी सवाल उठा ठीक बात किया। बजिंजो साहब के सामने वाकई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल उस वक्त हमारे पास अपोजिशन के पास एक बेहतर ऑप्शन था। बजिंजो साहब पहले नहीं नजर आए थे और रजा रब्बानी साहब के पीछे तारण साहब की बात कैसी रह गई। रजा रब्बानी साहब बनते अगर हम लोग पीएमएलएन के साथ जाते, लेकिन उस वक्त मुनीब साहब समझते हैं, तारण साहब भी समझते हैं, मुझे पता है गिल साहब ने काफी कुछ बोलना है, वो काफी गियर्ड अप है। तारण साहब के पास भी बहुत कुछ है और मियां साहब के पास भी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। साहब इखलाकियात से अगर कोई बंदा पार्टी लाइन के खिलाफ कल वोट करेगा आपके उम्मीदवार के हक में, यानी संजरानी साहब के हक में, जॉइंट आपका है ना, आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, तो वो इखलाकियात के खिलाफ होगा। इमरान खान साहब इखलाकियात की हमेशा बात बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपसे शुरू की, आपको लगा कि मैं शायद मजाक में कह रहा हूँ, यकीन करें खुदा गवाह मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि ये बड़ी खबर नहीं है। तब भी हमने इनको खेलने दिया। अब कोई कह रहा हमारे उम्मीदवार थे, कोई कह रहा नहीं थे, कोई कह रहा हम बड़े शरारती हैं, कोई ये कह रहा, अभी भी इन्होंने कल शाम को यही कहना ये बड़े शरारती हैं। तो मतलब आपने गेम कर मैंने तो ये बात ही नहीं की, जिसका जिधर दिल करे वोट डाले जी, आजाद मुल्क है, आजाद शहरी, किसी की कनपटी पे बंदूक नहीं, अपने अपने जमीर के मुताबिक हर शख्स वोट, जमीर की आवाज, जो जिसकी जमीर की आवाज है वो करे। अब अगर इनको शक है कि इनके मेंबरान जो उनमें जमीर नहीं है तो वो इनको पता होगा। मेरे ख्याल में तो ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन बाजमीर लोग हैं और वो बाजमीर फैसला करेंगे। इनको अगर उनके जमीर पे, उनकी अखलाकियात पे इनको लगता है इनके पार्टी के, तो फिर अब ये जितनी मर्जी कोशिश करेंगे, इनको तो नहीं पता होगा किसने जमीर खो सकता, फिर उन्होंने कर दिया जिनको इन्होंने वोट नामजद नहीं किया था। कल को अगर 5 वोट में अज्यूम करते हैं 5 वोट इनके इधर आते हैं, तो हो सकता है ये कल को कहे रब्बानी साहब ने कर दिया ये वोट, या किसी और सीनियर ने कर दिया, तो नहीं पता, आप कसम देकर तो नहीं कह सकते, इल्जाम ही लगा सकते हैं किसी पे। तो मेरे नजदीक तो तमाम लोग बाजमीर है, मैं मेरे ख्याल में वो बेहतर फैसला करेंगे। बन जाते हैं आपको कोई फर्क पड़ेगा? देखिए बजिंजो साहब अगर एक डेमोक्रेटिक वे से कोई भी बनता है तो मुझे तकलीफ हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज इमरान खान इस मुल्क के डेमोक्रेटिक वे से एक आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी को तकलीफ है या नहीं वो बैठे हुए, कल बजिंजो साहब आ जाते हैं, किसी को तकलीफ होगी या नहीं वो बैठे होंगे। तो ये तो एक बहुत ही फजूल बात होगी जो मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं उन्हें वेलकम करूंगा, अगर वो पूरे वोट लेके आते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो उनकी सीट की बनती है करनी चाहिए। वैसे मौलाना फजल रहमान साहब के पास ये भी बता दें, मौलाना फजल रहमान साहब के पास शिबली फराज साहब क्यों गए? मैं बताता हूं, मैंने इसका एक अगले टेलीविजन प्रोग्राम में दिया। शिबली साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, कायदे अवान है, ये मेरे ख्याल में उनका पर्सनल मामला था क्योंकि वो अपने उन अफेयर्स को चला रहे हैं कायदे अवान के तौर पर। मैं एक मीटिंग था जिसमें खान साहब ने इस चीज को पसंद नहीं किया, मैं बैठा हुआ था उसमें, मैं जाती तौर पे पसंद नहीं करता। मौलाना आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने बात पसंद नहीं की? नहीं, उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं की। उन्होंने ये कहा कि आप सेनेटर्स को किसी को आपने मिलना है जरूर मिलिए, मौलाना साहब का कौन सा वहां पे वोट है जो उन्होंने देना है आपको, उनको मिलने की क्या जरूरत है? अगली बात, सिंपल बात करता हूं, मौलाना साहब के 5 सेनेटर्स हैं भाई, तो सेनेटर्स खुद भी तो इंसान हैं, उनका ज़मीर है। मौलाना अपनी पार्टी के कायद हैं, वो कल देख लेंगे। मैं इसलिए कि ना मैं सेनेट का हिस्सा हूं ना ये हैं, तो हम उस पे बात करें। कल दूध का दूध पानी का पानी निकला। वैसे गिल साहब जरा मौलाना साहब कुछ फरमा भी रहते, जरा सुन लेते हैं। मैं पहले उससे एक बात उसी पे बात कीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा ना, सुन ले मौलाना साहब क्या फरमा रहे। उसने कहा कि अपोजिशन वाले मुझसे 3 लफ्ज मांगते हैं, NRC।
ओ, और ये मैं नहीं दूंगा। आपके लोग मुझसे एनआरओ मांगने के लिए आए थे। मैंने कल आपके वफ्द को कहा कि फजलुर रहमान न चेयरमैन सेनेट को एनआरओ देगा और न इमरान खान को एनआरओ देगा। एनआरओ देना ये हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। गिल साहब जी मैं बता दूं। NRO? अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं, जो मैं बात करना चाह रहा था इसका बात करता हूँ। मौलाना पे नॉर्मली मैं कमेंट नहीं करता। एक पहले भी शो में किसी ने मुझे पूछा ही डजंट डिजर्व माय कमेंट। हाँ ये बात जरूर है कई दफा But he लोग deserves अपने- your prime minister's comment. मैंने Because दोबारा- he never fails to mention it. ना मैं दोबारा कहता हूँ, मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता। उसकी वजह है कि अभी इन्होंने मजहब कार्ड खेला, इनको शर्म आनी चाहिए। ये एक मुसलमान को जिनके लिए अभी अल्लाह ने खाना काबा के दरवाजे खोले, जो मुसलमान उम्मत को प्रेजेंट करते हैं, मेरे से वो बेहतर मुसलमान है कम से कम। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं जो प्रैक्टिसेस खान साहब की देखता हूँ, मुझे वो नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं, वो अल्लाह से डरते हैं, मेरे से तो वो बेहतर मुसलमान है। अल्लाह और बंदे का मामला, और अल्लाह ये ताला उनका और माशाल्लाह उनका मामला हो सबके सकता है कल को अल्लाह को मैं प्यारा हूँ, जी या हो जी सकता है मियां साहब जरूर सबसे जी। प्यारे तारड़ साहब हैं। किसी को पता गिल साहब बात नहीं। एक तो मैं क्लियर बात कर दूं जी, मुझे बात करने दीजिएगा। एक तो ये इंतहाई घटिया हरकत की, और मैं इन दोनों पार्टीज को कहूंगा कि इन्हें वॉचफुल होना चाहिए इस चीज में। ये जो मौलाना साहब कर रहे हैं, यहूदी कार्ड और दूसरी चीज, हाँ विकीलीक्स देख लें, उसमें यही पांव पड़ते थे मौलाना जाके अमेरिकन एम्बेसडर के कि मुझे अगर आप बनाएं तो मैं आता हूं। तो ये इनकी, तो मौलाना के जो एनआरओ है इसको मैं 3 हिस्सों में इनकी ये रिलीजियस कार्ड खेलने की वजह से 3 चीजों में एक्सप्लेन करता हूं। नॉनसेंस, रबिश, आउटडेटेड। ये है तफसील मौलाना की। इसीलिए नॉनसेंस, साहब गए थे। ही इज रबिश। जी क्या तारड़ साहब क्विकली, फिर मियां साहब से भी पहले मुनीब साहब बड़ी गिल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की रिलीजियस कार्ड वाली। गिल साहब तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा, आप तरीके लबैक पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे। हमारे सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर को गोली मारी गई और आप लोगों की तरफ से एक मज़ामती बयान ना आया। आप लोगों ने कुफर के फतवे लगाए हमारे सिटिंग मेंबर्स के ऊपर, आपने हमें काफिर डिक्लेयर किया। तो वो भी हॉरिबल था, वो भी शेमफुल था, वो भी कंडेमेबल है जितना आप बाकी लोगों को कंडेम कर रहे हैं। आज भी गलत है, पहले भी गलत था, आज भी गलत है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि 1 साल आपकी हुकूमत को हो गया है, तो ये जो अंडा मुर्गी बच्चा कट्टा है, इसकी कोई जनाब प्रोग्रेस रिपोर्ट ही पेश कर दें कि ये हमने इतने लोगों को दिया है, इससे ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मेहरबानी करके साल हो गया, बता देना हम कर रहे हैं, अभी तो हम कर लेंगे। जो आपने खोले हुए ना, खोले हुए बांध रहे हैं। हवा में जो महल तामीर कर रहे हैं ना जी, 3 अरब ये चोर के नारों से तामीर नहीं होंगे, ऑन ग्राउंड काम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। आपका वसीम अकरम प्लस फेल हो चुका है माजरत के साथ, उसकी परफॉर्मेंस क्या है आप बताएं। ये चोर पंजाब हुकूमत ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया, एरा का 10 लाख का उस व्हाइट पेपर के अंदर पैसा था वो भी अली इमरान को दे दिया दामाद को। जो अफराते ज़र है, जो इन्फ्लेशन है, उसको 11 से 13% के ऊपर फैक्टर इन किया है। इनके वो जो मिनिस्टर थे उनसे मेरी ग्रोथ जो है हमारे दौर में 5.8% थी, इनके दौर में 3% है। पंजाब गवर्नमेंट कहती है वो 2.4% पे जा रही है। इकोनॉमी तबाह होकर रह गई है। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट आप अभी तक नहीं लगा सके हैं, कोई नया बातें करते हैं, मतलब इन बातों का जवाब तारड़ साहब क्या इकोनॉमी की बात कर। चले मैं मियां साहब के पास आता हूं। गिल साहब लेट्स स्टिक टू मिलियन खा गए, आपने क्या इकोनॉमी की बात नहीं करनी है। चोर पार्टी है, चोरी करके लेकिन लेट्स स्टिक टू द इशू है। मियां साहब आपको इतना शौक है, आप कर लें। नैब ने इस मामले में क्यों नहीं पकड़ा? नैब नियाजी गठजोड़ है, उसमें पकड़ते। गंदे नाले में क्यों पकड़ा शहबाज शरीफ साहब को? अच्छा चले ठीक है, काम जो करते थे तो गंदे नाले में। अच्छा चले ठीक है गिल साहब हम जरा कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। जी मियां साहब आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। एक बात देखिए, मैं उम्मीद नहीं रखता, अब ये लफ्ज़ बड़े कमाल होते थे। कभी जब फैज़ की शायरी पढ़ें या जालिब की, ज़मीर की आवाज़ बड़ी बात होती थी। ये जो ज़मीर जगाने की बातें हैं ना, इन्होंने पहले भी बड़े ज़मीर जगाए। ये जो खुसरो बुख्तियारों के ज़मीर जागे, उमर अयूब खानों के ज़मीर जागे, 5-5 साल वजारतों में वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे और आखिरी रातों में उनके ज़मीर जाग गए। आजकल इनके पास आपा फरदौस, आजकल इनके जमात में भी आपसे मैं बता रहा हूँ पीटीआई अगर किसी और आपा फरदौस है, हमारी आपा फरदौस हुआ करती थी, वो फरमाया करती थी कि जो पीपल्स पार्टी से चला जाता है उसकी दुनिया भी बेड़ा गर्क हो जाता है, दुनिया में भी और आखिरत की भी उसकी बर्बाद हो जाती है। आजकल वो बड़ा कुछ और फरमा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़मीर ना जगाएं, अपने ज़मीरों को अपने पास रखें और सारे अपने ज़मीर को खुद जवाब दें। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बारहा सवाल किया कि हम क्यों कर रहे हैं सेनेट के अंदर, देखिए सेनेट के अंदर बात यह कि कौमी असम्बली को इन्होंने मुकम्मल कंट्रोल्ड इदारा बना दिया है। वहाँ पे जिस तरह प्राइमरी स्कूल के टीचर की तरह डिप्टी स्पीकर साहब अब ज़्यादा प्रिजाइड करते हैं
और स्पीकर साहब पीछे कहीं बैठ गए हैं, उन्हें बताया गया कि अगर आप हमारे एजेंडे पे नहीं चलेंगे तो आपको चेंज कर देंगे। उसके बाद वो नहीं आते, अब सूरी साहब आते हैं। जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया, जिस तरह कंट्रोल्ड तरीके से कौमी असम्बली को, जो कि एक मोतबर इदारा है, चलाया जा रहा है, अब ज़रूरत थी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जमहूरी रिवायात बेहतर रही हैं, वो रज़ा रब्बानी साहब का दौर हो या दूसरे अदवार हों, तो हम समझते हैं कि किसी ऐसे चेयरमैन सेनेट की ज़रूरत थी जो सियासी तौर पे बालिग नज़री का और तंग नज़री का मुजाहरा ना करे और कंट्रोल ना हो। सिर्फ इतनी बात है। और दूसरी बात ये कि अब टीवी प्रोग्राम्स में बहुत हो गया मुनीब साहब, रोज़ हम करते हैं, वो उन्हें बुरा कहते हैं, हम उन्हें बुरा कहते हैं, गंदा नाला गंदा। अब बस करना चाहिए। देखिए, मैं तो आज तक मुंतज़िर हूँ इमरान खान साहब का। मैं उस दिन उन्हें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहूँगा, सिलेक्टेड छोड़ दूंगा। जिस दिन वो जो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर की थी कंटेनर वाली, वो छोड़ के जो बनी गाला में एक तकरीर की थी, 1 साल इन्होंने वो कंटेनर वाली तकरीर में इंतकाम, नफरत, तासुब, दुश्मन, बहतान इसमें गुजार दिया, जाया कर दिया। कहते हैं हमारा मैंडेट एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन हमारी सारी ड्राइव है। बिल्कुल इनकी कैंपेन चल गई ना, ये बड़ा मुंतखब भी हो गए, बड़ी अक्सरियत के साथ 2/3 अक्सरियत इन्हें मिल गई, ये मुंतखब हो गए। अब खुदा के लिए अब एहतसाब ब्यूरो है और एहतसाब के चेयरमैन इनकी बड़ी मानते भी हैं। उसके बाद अदालतों में भी इन्हें कोई ना कोई नसीम हसन शाह मिल जाएगा, कोई मलिक क्यूम मिल जाएगा, कोई मलिक अरशद मिल जाएगा। तो खुदा के लिए ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट करें, एहतसाब करें, ये तमाशे को बंद करें। वजीर आजम का काम देखें, सीरियसली इस मुल्क के अंदर लोगों का महंगाई में जीना मुश्किल है। जितनी लोगों महंगाई इतनी बढ़ गई और आमदनी महंगाई के ऊपर हम सिर्फ आखिरी में बात करूंगा, आखिरी बात, हम सिर्फ सेनेट में आना चाहते हैं कि बजाय तूतकार गालम गलोच के सेनेट के अंदर से हम इन्हें लेजिस्लेशन करके दिखाएंगे, रियल इश्यूज के ऊपर बात करके दिखाएंगे और इन्हें बताएंगे। तो नहीं होगी ना लेजिस्लेशन, नहीं हम तो नहीं तो आएगी नेशनल असेंबली में गाइड करेंगे। ठीक है, अपर हाउस इन्हें गाइड करेगा। एक बात जिसके बारे में अभी मियां आमिर हसन साहब ने कहा कि जी महंगाई हो रही है। अब वो असद उमर साहब ने भी फरमा दिया कि महंगाई अभी पीक करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी। लेकिन अभी जब पीक करेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एज वी स्पीक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की असूली मंजूरी दे दी गई है। ये वो मामला है जिससे लोग अफेक्ट होते हैं। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। मैं साथ महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है। गिल साहब, अब थोड़ी एक आम आदमी की बात कर लें। अब ठीक है, फाइन, आपको क्या लगता है कितना लोग बेयर कर सकते हैं अभी महंगाई को? फ्रैंकली जरा आसान लफ्जों में बता दें। जी मैं बिल्कुल आपको आसान, इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्स डिटेल में नहीं, बिल्कुल आसान। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक घर, एक मुल्क जो है वो एक घर की तरह चलता है। उस घर की एक आमदन होती है और एक खर्चे होते हैं। जब आप आमदन से ज़्यादा अखराजात करेंगे, आप पे कर्ज आएगा। जब आप कर्ज आएगा तो आपकी जो भी आमदन होगी आगे, वो कर्ज भी चुकाना का, आप पे मुश्किल फैसले आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक डॉक्टर के पास मरीज़ हो, वो उसको रेत खिलाता रहे, उसके गुर्दे तबाह कर दे। जिस नए डॉक्टर के पास आप लेके जाएं तो वो उसको फ़ौरन ठीक कर दे। इन्होंने 6000 से कर्जे लेके गए 30 अरब पे। इनके जो लूट, अब फिर आप कहते हैं आप लूट मार ले आते हैं, ये हमारे साथ हादसा ही ये हुआ है। हमारे मुल्क को लूटा गया है और हमने इसी को रखना है। मुझे एक लोगों को मैं क्लियर कर दूं, ये बता दें, आम आदमी ये बात एक साल ये कह रहे हैं इनकी करप्शन की, कितना सुनेगा? मुझे जवाब, क्योंकि आवाम ने फैसला करना, मुझे जवाब देने दे कि मैं फैसला उनका रेलिवेंट कर रहा हूं या मैं भाग रहा हूं। ये कह रहे हैं करप्शन की तहरीक चल चुकी, मैं कह रहा हूं हर रोज चल रही, आज भी चली। आज मियां जावेद लतीफ को पकड़ा है, इन्होंने इल्जाम लगाया कि एंटी करप्शन के नीचे है। इन्हें कहें मैं जाके पर्सनल वकील करूंगा, कल मैं रिजाइन करूंगा अपनी पोजीशन से। ये कुरान पे हलफ दें कि वो जमीन उन्होंने नहीं पकड़ी हुई थी गवर्नमेंट की, ये दे दें, ये नून के हैं। ये कहें मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कुरान को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि वो जमीन उन्होंने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा नहीं किया हुआ था जालसाजी से, ये कह दें हक पे थी। आपको मिली कभी गवर्नमेंट की जमीन? आपके किसी रिश्तेदार को मिली? इन्हीं को मिलती है सबको। तो आज भी पकड़ा मियां जावेद लतीफ को। आज 92 न्यूज के ऊपर चल रही है कि वो कॉफी मांग रही हैं जब उनसे 1 करोड़ पूछा गया। ये रोज चलेगी, हम रोज इनको पूछेंगे अगले 5 साल 10 साल, जब तक इन चोरों से हम पैसा नहीं निकालेंगे रोज पूछेंगे। किसी को बुरा लगता है लगे। इवेंचुअली 3 अरब हमने इस हफ्ते रिकवर किया है इनसे। जब पैसा आएगा महंगाई भी नीचे जाएगी। उठेंगे साथ उठेंगे, नीचे जाएंगे अपनी आवाम के साथ जाएंगे। इनकी तरह अपनी तिजोरियां नहीं भर बट कितना पेट्रोल, अजय मुझे बताएं कितना, जब आप कह रहे हैं नीचे जाएंगे आवाम के साथ जाएंगे, जितने पे भी जाए वो फैसला हो रहा है जो मुल्क पे हो रहा है। हमें भूखा रहना पड़े भूखा रहेंगे सारे इकट्ठे, ऊपर जाना पड़े ऊपर जाएंगे। इन चोरों को आवाम ने देख लिया, इनका कोई हक नहीं है। चले आपको लगता है, एक बात तो सुन लीजिए आप,
चोर जो तो महंगाई लीमाबाजी की वो है, बात करेंगे, चोर बात वो लीमाबाजी है, करेंगे चोर महंगाई आपका की जो लीडर है। 7,52,000 अपने ट्रिप पे खर्च करते थे, या वो करेंगे जो 5,49,000 करते थे और साथ नवासियां और 777 लेके जाते थे, या वो करेगा जिसने महंगाई अच्छा चले, अच्छा मैं जरा क्योंकि इनकी दूसरी इन्होंने बात की बार बार सिलेक्ट की, तो मैं जरा मियां साहब को बता दूं सिलेक्ट कौन था सबसे पहले इस मुल्क में। सबसे पहला, अल्लाह उनको वैसे जन्नत में जगह दे, सियासी तौर पर बदबख्त सिलेक्ट था जुल्फकार अली भुट्टो। 1958 में सिलेक्ट हुआ, 60 तक वो बना कॉमर्स मिनिस्टर, 60 से 63 तक वो बना वाटर का, 63 से 64 तक मेरे कहने का चुनाव मैंने को सियासी तौर पर बदबख्त क्या बात है इसमें? मैंने कहा अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। सियासी तौर पर डिफेंस ना हो तो आप लैंग्वेज इस तरह की यूज करें। तो मैं ये इनको लैंग्वेज बहुत ये वो आप वही है ना जिनका लीडर लोगों की बहनों के बारे में बातें करते थे। एक बंदा जो दुनिया में नहीं है। हाँ तो मैं सियासी तौर पे कहा, पहले कहा अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उसके साथ मुझे पता है ना मेरे इससे ज्यादा वजन क्या होगा। ये सिलेक्ट है, वो वही थे आज ये ज़मीर की बातें कर रहे हैं कि सेनेट में लोग महंगाई का सवाल था। वो वही जुल्फकार अली भुट्टो थे जिन्होंने 1971 में कहा था जिसने मुजीबुर रहमान को वोट दिया मैं टांगे तोड़ दूंगा जो ढाका गया। अच्छा चले चले ठीक है, ओके फाइन, इनके पास कोई हक नहीं। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले पीपल डिसाइड नाउ, लेट द पीपल डिसाइड बट नाउ डी शेप्ड हुए हैं पॉलिटिकली। आपने गिल साहब माशाल्लाह आपने फरमा लिया जो आपने फरमाना था इस हवाले से, बट सवाल ये है ऑब्वियसली लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन एक बात है कि हुकूमत के पास जो गिल साहब ने अभी फरमाया है, जो भी बातें की हैं, हुकूमत के पास जवाब ये है कि पहले चोर थे, अब हम जब तक वो ब्रांड फेस करता रहेगा हुकूमत और मुल्क, हमारा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, पहले से हुआ। गिल साहब अभी तारक साहब आप बताएं इसको, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? मैं देखें इनके अपने वजीर हमाद अजहर साहब ने परसों एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने तस्लीम किया कि पिछले एक साल के अंदर हम 4,000 अरब रुपए से ऊपर के कर्जे ले चुके हैं। अब ये कर्जे, ये मैं बताता हूँ जी, अभी आता हूँ मैं अलीमा बाजी पे भी आता हूँ, मैं खुसरो बख्तियार पे भी आता हूँ, मैं बारी बारी जो आपने पाक साफ करके बिठाया, मैं बाबर रवान पे आता हूँ, मैं आदम स्वाति के ऊपर आता हूँ। तो ये जो इंसाफ आपने लॉन्ड्री लगाई हुई है ना, ये जो यूनिट लगाया हुआ है, आपका वजीर आजम जो है उसकी बीवी कहती है 2004 में कि जी ये बेनामी प्रॉपर्टी है, वो कहता है मैंने फ्लैट बेच के लिया था बनी गाला। आपके वजीर आजम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बनी गाला का 300 कनाल का महल कहां से मेंटेन होता है? व्हाट इज हिज सोर्स ऑफ इनकम? आप यहां पे बात करते हैं, चोरी के इल्जाम लगाते हैं। हेलीकॉप्टर केस में मुझे बोलने दीजिए, आपको हेलीकॉप्टर केस में मतलूब होता है आपका वजीर आजम, बैठ के चेयरमैन नैब से मीटिंग कर रहा होता है। यानी ये कोई नया मतलब करप्शन का म्यार निकला है कि जो ऑपोजिशन में है वो चोर है और जो हुकूमत में बैठा है वो पाक साफ है। मैं महंगाई की तरफ आऊंगा, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता आपके साथ, अब क्योंकि आपको पता है कि आपने जिन लोगों को एनआरओ दिया हुआ है, आपने तमाम जमातों का गन इकट्ठा करके उनको एनआरओ देके हम तो बताते हैं इन्होंने की लूटमार इन्होंने की, महंगाई तो होनी थी, अपनी जमात की बार-बार बताते हैं। अच्छा चले, आप तहजीब के दायरे में रहिए। मैं आपकी दफा नहीं बोला था, आप मत बोलिए। दूसरी बात ये है, नहीं लूटमार जी नहीं, तो लूटमार आपकी लीडर ने की है। अलीमा बाजी ने पैसा बाहर भिजवाया, नहीं भिजवाया? आप डिनाई कर दें अलीमा बाजी ने पैसा बाहर नहीं भिजवाया, आपने डिनाई नहीं भिजवाया। उनको बोलने देना, आपके आधे लोग चोर हैं। बाबर रवान को रहमत हुसैन जाफरी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने कहा किसने नंदीपुर में करप्शन की है, आपने उसको ब्लू आइट बना के साथ बिठाया हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? मैं मुनीब साहब आना चाहता हूं महंगाई की तरफ। इस वक्त 15 की रोटी 20 का नान है और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। आज एक रेट लिस्ट भी जारी हुई है, आप अशियाए खुर्दोनोश को देख लें, टमाटर प्याज को देख लें, इन्हें कहें ये रेट बताएं आज क्या है टमाटर प्याज का। मैं अभी इनके चारों तबक रोशन कर दूंगा, मैं अभी आपको रेट लिस्ट पढ़ के सुना देता हूं। आपने पाकिस्तान की तारीख का 20% कर्जा पिछले एक साल में ले लिया है। वो कर्जा लगा किधर रहे हैं आप एक इनिशिएटिव बता दें पिछले एक साल में आपने अचीव क्या किया है, मुझे बताइए। आपका एक प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आया है, आपका एक इनिशिएटिव टेक ऑफ किया है। आपको चाहिए था कि आप एक साल की कंप्लीशन पे सेलिब्रेशन करते, आते अवाम को बताते कि जी हमने ये अचीव किया है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इनके अपने फिगर्स कह रहे हैं कि ये 13% पे जाएगी अफराते ज़र, जिसको महंगाई की शरह कहते हैं। आम आदमी मर गया है और कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही। मुनीब साहब, हम किसी भूल में ना रहें। या तो इनके पास अगर कोई बेहतरी की सूरत है कि अगले 6 माह में कुछ जादू की छड़ी आएगी और महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस मुल्क के अंदर, तो ये बता दें। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इनके पास मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नहीं है, ठीक है, माइक्रो मैनेजमेंट भी कोई नहीं है। ठीक है मियां साहब, अब अगेन मैंने सवाल बड़ा कॉमन पूछा था महंगाई के हवाले से। उन्होंने गिल साहब ने बड़े तफसील से कहा जी
पिछलों ने बेड़ा गर्क किया था, हम नीचे जाएंगे, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी जब तक मुल्क खड़ा नहीं होता। मुल्क खड़ा होगा जब कर्जे उतरेंगे। बात ये कर्ज़ों का तो एक इन्होंने बड़ा तमाशा किया है ना। कर्जे देखे पाकिस्तान के अंदर शोर मचा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने अगर 8,000 अरब का लिया था कर्जा 5 सालों में, इन्होंने 1 साल में ले लिया और अभी भी ये पुरानों को बुरा कह रहे हैं। आज आया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट है उसमें सबसे करप्ट हुकूमत जो पिछले 20 साल में रही है वो जनरल मुशर्रफ की है और उसके 90% वजीर इनके साथ हैं। इसका मतलब है ये एहतसाब करने नहीं आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ और सियासत से उनका एतबार ख़त्म करने आए हैं। देखें ना, आज ये बात करते हैं भुट्टो साहब कितने खुशबख्त थे, ये तो आज की सियासत बताती है कि इनका वाइस चेयरमैन भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ शाह महमूद कुरैशी भुट्टो साहब के मज़ार से करता है, ये इस मौजूदा इंतखाबी मुहिम का, और मुस्लिम लीग के लोग भी जाके उधर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त गैर मुंतखब इसलिए थे कि उस वक्त मुल्क में इलेक्शन नहीं होते थे। जब इलेक्शन हुए वो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, अदरवाइज़ तो लियाकत अली खान भी मुंतखब नहीं थे, इलेक्शन नहीं हुए, जिन्ना साहब भी मुंतखब नहीं थे। तो आप ये लफ्ज़ किसके किसके साथ लगाएंगे जब ये है कि भुट्टो ने एक फ़र्द एक वोट का हक दिया, हर एक को हक मिला और उसी हक के तहत आज ये बैठे हुए हैं। देखिए सियासत के अंदर मज़हब का इस्तेमाल, बदजुबानी का इस्तेमाल, देखिए जो आप खातिबुन नबीन आप हलफनामे में पढ़ ना सकें लेकिन मदीने के रियासत की आप सुबह शाम बात करें, आप सादिक और अमीन जो कायनात में कुरान कहता है कि हमने एक नबी को सादिक और अमीन बना के भेजा और ये हर शख्स दावेदार हो जाता है जिसका कोई किरदार नहीं है, वो कहता है मैं सादिक और अमीन हूँ। इससे बड़ा भोंडा मजाक इन लोग इधर के लोगों के मजहबी एतकादात के साथ क्या होगा। और पीपल्स पार्टी ना तो मजहब की बुनियाद पर सियासत करती है और ना करने देती है। हम इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान को ये सारे मसाइल जो हैं आपके बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए मुनीब साहब सीधी बात करें, इशूज पे करें। गिल साहब बड़े बादशाह आदमी हैं, बड़े माशाल्लाह सही पीटीआई के मिजाज के आदमी हैं। इन्होंने वो बुखारी साहब थे हमारे, इज्जत सादात गवाह के इनकी तरफ गए, इन्होंने उनकी वजारत भी नहीं चलने दी। इन्होंने चौहान भी खा लिया, अब ये मियां असलम भी खा जाएंगे क्योंकि कप्तान के दिल की बात यही करते हैं माशाल्लाह। सही बदजुबानी में इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए कि मिलेगा, क्योंकि ये किसी का, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये थोड़े वक्त के लिए ऐसी बातें बहुत होती हैं। आप जब आपको आखिरी बात सिर्फ देखें, जब आपने सच कहना हो ना मुनीब साहब तो एक जुबान काफी होती है, और जब आपने झूठ बोलना हो तो 3000 जुबानें भी कम होती हैं। इसीलिए दर्जनों तर्जुमानों से आप जितना मर्जी झूठ बोलें, लोगों को पता है हालात क्या। सर सवाल तक कर दो गिल साहब, तुम बहुत उतावले हो गए हो। जी करें। गुजारिश ये बार बार जिक्र हुआ कि जी एहतसाब आपके लोगों का नहीं हो रहा, उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब का जिक्र किया और लोगों का जिक्र किया, एक तो वो बता दीजिए, दूसरा आप कह रहे हैं आपने कोई पर्सनल रिमार्क। जी मैं पर्सनल रिमार्क। पहली बात तो ये कि इनकी गवर्नमेंट में अगर तो कभी भी इनका सिटिंग मिनिस्टर अनलेस सुप्रीम कोर्ट डाला हो अलग किसी एहतसाब इदारे ने करके जेल में डाला हो तो बता दें। पहले अलीम खान साहब थे, इस टाइम सब्तान साहब अंदर हैं, इन्हें कभी शर्फ हासिल हुआ, ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा बदजुबान, मैं ऐसी बातों का गुस्सा नहीं करता, ये सियासी जुमले इनको फौरन होता है, तज़ीक जुबान ये चिखना शुरू हो जाते हैं शीशे के। मैं यही बात है, मुझे बदजुबान इन्होंने कहा बिल्कुल वेलकम, दोबारा कहिए, अगली 10 दफा कहिए, पॉलिटिकल लोग हैं, सख्त तुर्श बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं कहे। दूसरी इन्होंने 2 दफा गलती की मियां साहब ने। पहले इन्होंने खामखा हमारे एक आर्मी के इंस्टीट्यूशन को लाया, गंद डाला हुआ अपना करप्शन का, खींच के लाने की कोशिश की, फैजियाब हो रहे हैं, मैं सीधा कर दिया। अगली इन्होंने दूसरी गलती की, अभी ये मिला रहे हैं, भुट्टो साहब को कह रहे हैं सिलेक्टेड, जिनको मैं कहता हूं जिम्मेदार है मुल्क तोड़ने के, मैं कहता हूं लोग उसे डिफर करें, ये उनको मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्ना इलेक्टेड नहीं थे। और भाई जिन्ना ने पूरी की पूरी एक मूवमेंट चला के आजाद मुल्क बनाया था और एक लीडर थे पॉलिटिकल, पता नहीं इलेक्शन हुए थे मुल्क के अंदर, उस तरीके से नेहरू नहीं इलेक्शन हुए थे भाई, लेकिन आप इलेक्शन नहीं हुए थे। सुने ना, मैंने पहले इलेक्शन 70 में हुए पाकिस्तान में, मैंने आपकी बात सुनी, आप भुट्टो को मिला रहे हो जिसने अब्बा जी कह के इलेक्ट हुए थे, जो सिलेक्ट हुए थे उनको मिला रहे हो जना के साथ, छोड़े आप उनको लियाकत अली खान के साथ मिला रहे हो। तो एक तो ये भुट्टो साहब ने किसी को नहीं कहा था, हम इधर जानते हैं आपका लीडर रोज किसी ना किसी को नया अब्बा कहता है, कभी हमीद कुल को, कभी जनरल मुशर्रफ को, कभी आज कल, तो आप भी सुने, आप भी सुनेंगे, कोई अंदाज नहीं ना, बात सुने। दूसरी बात इन्होंने ये मेरा अंदाज है, आप बदजुबान के जो मर्जी, जब मैं आपको बजाता हूं मेरा अंदाज आपको बुरा लगता है, आप जो मर्जी बात करें अपनी बारी।
इसी तरह तनख्वाह बढ़ेगी, इसी तरह तनख्वाह बढ़ेगी। That is me. That is fine, that is you, but आप नेशनल टेलीविजन पे Handle it थोड़ा if you सा लोगों को can. That is real awam. Handle it if you can. No, 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 जब real लूट awam, रहे थे, real awam, जब इमरान लूट नियाज़ी रहे की थे, जब आप तरबियत, लूट रहे थे, इमरान नियाज़ी की सियासत मुनीब जब और आप लूट PTI रहे की ये थे, तरबियत मुनीब है, जब आप लूट जो आप रहे थे बोल तो रहे आपको सोचना चाहिए था। तीसरी बात अवाम इन्होंने नहीं ऐसे की, बोलते। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पे लगता रहा। But आज भी इन्होंने कही कि डिफेंस पे सिक्योरिटी लगता रहा स्टेट जी, बना लगता दिया। रहा। इन्होंने कहा इनको कहें देखें कि सबसे ज्यादा पैसा वो बम्बिनो सैनमे के जो टिकटें बेचने वाले अच्छा, थे ये because उनके this- महलों में यार वो defense पे मालिक लगा। थे बम्बिनो सैनमे के। अच्छा, आप मालिक थे। अब बात ये है, इसका तो कोई अब बात ये है, ये बात बहस नहीं खत्म नहीं हो कर सकती। लेगा। दिस अरे हैज भाई, बिकम बस एन एंडलेस करो। डिबेट। बस मेरा अपने level पे मेरी बात करो। मेरी ठीक है, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान उस जगह पर ना जाएं। मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। तार साहब शुक्रिया, गिल साहब शुक्रिया, आमिर हसन साहब मौजूद थे। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।